चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैकेनिक्स 2 हम लोग का जो ये इसमें रखा हुआ रखिए यहाँ पे रखिए। मैकेनिक्स 2 जब से पहले था क्या हम लोगों का कि मतलब CBCS सिस्टम वाले में, उसके पहले एक और सिस्टम हुआ करता था 1+1+1 जिसमें हम लोग पढ़ते थे। जस्ट आपके पहले वाले CBCS सिस्टम और आप लोग CCF सिस्टम वाले। CBCS में सेम पैटर्न था जैसे आप लोग का भी दिया हुआ है। उधर हम लोग को भी पहले स्टैटिक्स में एक चैप्टर कोप्लेनर फोर्सेज पढ़ाता था और शायद फ्रिक्शन भी पढ़ाता था 2 चैप्टर, और बाकी चैप्टर रखा था अगले ईयर वाले वगैरह के लिए। आप लोग ने क्या किया, इसके पहले वाले में सिर्फ एक चैप्टर रखा था कोप्लेनर फोर्सेज, स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैकेनिक्स 2 को सिर्फ फोकस करने के लिए लिखे थे हम। आते हैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर बात करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, डायनामिक्स पे आएंगे अभी, है ना। तो स्टैटिक्स में जो इसके पहले वाला सेमेस्टर था जिसको हम लोग 3rd सेम बोलते थे ना, 4th सेम बोलते थे। 4th सेम में हमारा इसमें से एक चैप्टर हुआ करता था जिसको हम लोग कोप्लेनर फोर्सेज बोलते थे। उधर से क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था? कोप्लेनर फोर्सेज कौन सा क्वेश्चन आया था? M1 M2 M3 वाला, वो तो नहीं आया था शायद। कोप्लेनर फोर्सेज से कुछ ना कुछ तो आया होगा क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, छोड़िए। तो इधर एक चैप्टर था, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आया था। हाँ वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो आया था एकदम। हाँ, तो 4th सेम में कोप्लेनर फोर्सेस। इसके पहले CBCS वाले में क्या था ना, पूरे स्टैटिक्स से 10 मार्क्स, पूरे स्टैटिक्स 10 मार्क्स। एक क्वेश्चन पूछता था, कभी कोप्लेनर, कभी वर्चुअल वर्क, कभी स्टेबल एंड अनस्टेबल, 10 से 15 मार्क्स के अप्रॉक्स में आता था। इस बार नंबर स्टैटिक्स का बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि पिछले 4th सेम में आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो लगभग 7-8 मार्क्स की तरफ इधर था। मुझे नहीं याद है अभी एग्जैक्ट कि शायद 2-5 नंबर का क्वेश्चन था या नहीं था कोप्लेनर फोर्सेस से, या एक ही था। अभी इधर हम लोग के पास चैप्टर है, अब देखिए कितना। एक तो हम लोग का होगा फ्रिक्शन चैप्टर, पढ़े होंगे फ्रिक्शन आप लोग कभी ना कभी। एंड देन उसके बाद है आपका फोर्सेस इन 3D, फोर्सेस इन 3D। एंड इसके बाद है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और सबसे मज़ेदार चैप्टर है हम लोग का वर्चुअल वर्क। वर्क तो है लेकिन वर्चुअल हो रहा है। ये 4 चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को। क्वेश्चन पैटर्न अभी तो CU बताया नहीं है, तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि नंबर मार्क्स बढ़ेंगे स्टैटिक्स की तरफ, क्योंकि अगर देखा जाए सिलेबस के हिसाब से तो लगभग 60 क्लास लेने के लिए बोल रहा है इधर स्टैटिक्स की तरफ में ना। यही दिया है ना शायद, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। मैंने देखा है तो 60 क्लास लिखा हुआ है, एक बार देख चेक कर लीजिए तो है। तो मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है पैटर्न अभी आएगा फिर पता चलेगा। कम से कम एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो वर्चुअल वर्क से आता है, वो 100% हम अभी ही बोल देते हैं कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। पैटर्न दे ना दे उसमें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इधर से रहेगा, और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस तीनों में से कोई एक डाल दे या फिर 3 क्वेश्चन इधर से डाल दे। 75 का एग्जाम देना, देखेंगे अभी। एंड देन डायनामिक्स में हम लोग लगभग बहुत सारा चैप्टर, रेक्टिलिनियर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन इन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रल ऑर्बिट और स्मूथ कर्व पे कांस्टेंट मोशन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और कुछ पढ़े थे, कुछ पढ़े होंगे और याद नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। इधर क्या क्या पढ़ना है? इधर पढ़ना है हम लोगों को एक तो स्टेबिलिटी ऑफ नियर सर्कुलर ऑर्बिट, नियर सर्कुलर ऑर्बिट, और एक हम लोग को देखना है डिस्टर्ब ऑर्बिट, डिस्टर्ब ऑर्बिट। और क्या क्या मिलेगा इधर? जो हम लोग कांस्टेंट मोशन पढ़े थे स्मूथ कर्व पे, इधर रहेगा रफ कर्व पे। पहले ये अलग अलग नहीं था, पहले सिर्फ होता था जब से हम 1+1+ से देख रहे हैं, सिर्फ बोलता था कि कांस्टेंट मोशन। तो कांस्टेंट मोशन में स्मूथ पे क्वेश्चन पूछता नहीं था क्योंकि बड़ा आसान हो जाता था, इसलिए पूछता था रफ पे, क्योंकि वो भी आसान था लेकिन वो लंबा होता था, 2.5 पेज में होता था, इसलिए रफ से क्वेश्चन पूछता था। और हर साल एक क्वेश्चन पूछता था, वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। 2010 या 2009 से क्वेश्चन करके आएंगे 20 तक के आसपास, तो वो उधर से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है रफ कर पे। तो जो कांस्टेंट मोशन हम लोग पढ़े थे स्मूथ कर पे,
वो पढ़ना है हम लोग को रफ कर्व पे। एंड उसके बाद आपका वेलोसिटी कंपोनेंट जो हम लोग फाइंड किए थे, कार्टिजन का भी और इसका भी, पोलर का भी, इधर भी फाइंड करना है, लेकिन इधर एक्सेस को रोटेट करेंगे हम लोग। जिस तरह से कोप्लेनर फोर्सेज में एक्सेस रोटेट करके रिजल्टेंट फाइंड किए थे, इधर भी हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कंपोनेंट फाइंड करेंगे, लेकिन एक्सेस को रोटेट करके। थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली लिखते हैं। एंड उसके बाद हम लोग का है एक बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसको पढ़ के बड़ा मजा आएगा हम लोग को, वेरिंग मास, मोशन इन वेरिंग मास। मोशन इन वेरिंग मास वेरी करना मतलब क्या हो सकता है, मास या तो इंक्रीज करेगा नहीं तो मास डिक्रीज करेगा। ऐसा रियल एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो क्या होता है, उसका मास इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। जैसे ट्रक में पूरा फुल लोड पेट्रोल, अगर मतलब एक मान लेते हैं कि एक ट्रक है, वो कम्प्लीटली पूरा ओवरलोडेड है, इतना लोडेड है कि अगर उस पर सुई भी गिर जाए तो वो उसका टायर फट जाएगा, ऐसे है। और वो 50 किलोमीटर दूर जाता है और उसके ऊपर एक 50 ग्राम का चिड़िया गिर जाता है, कोई मतलब शिकार किया और उसी ट्रक पर गिर जाता है, तो क्या होता है, ट्रक का चक्का फटेगा या रहेगा वैसे ही रहेगा? क्यों? पेट्रोल जो इतना सारा, तो क्या हुआ, मास उसका क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। ऐसा क्या है वेरिंग मास में जिसका मास इंक्रीज कर जाए? कुछ एग्जांपल जिसका मास इंक्रीज कर रहा हो, चल रहा हो तो मास इंक्रीज कर रहा हो, कुछ एग्जांपल सोच पाएंगे आप लोग? वेरिंग, जैसे मास, यहाँ पे जो वेरिंग मास है तो वेरिंग का मतलब तो क्या, मास का वेरी होना, मास इंक्रीज करना या मास डिक्रीज करना। मास डिक्रीज का तो बहुत सारा एग्जांपल है, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, उसका फ्यूल जल रहा है और जैसे मास डिक्रीज हो रहा है पूरे रॉकेट का। ट्रक चल रहा है आगे की तरफ तो उसका पेट्रोल जल रहा है, बाहर निकल रहा है तो मास डिक्रीज कर रहा है। अब ऐसा भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि एक ट्रक बालू से लदा हुआ और उसमें कुछ ऐसा होल है जिससे बालू इस रेट से निकल के आ रहा है, तो कितना दूर बाद पूरा ट्रक खाली हो जाएगा या कितना, ये सब देखेंगे क्वेश्चन में। ऐसा कुछ एग्जांपल आप लोग सोच रहे हैं जो मास को इंक्रीज कर रहा हो? नहीं, बारिश में कोई गाड़ी चल रही है, उसका पानी उसमें गिरेगा, स्टोर होगा, किस में? मतलब कोई भी व्हीकल बढ़िया बढ़िया, चल रहा है, उसमें बारिश हो रहा है, बारिश में एकदम पानी जमेगा। एकदम। होगा सर, पेट्रोल तो वैसे भी निकल रहा है गाड़ी से। बारिश इतना हो रहा है कि पेट्रोल जो निकल रहा है वो उसको बैलेंस कर दे रहा है। एक एग्जांपल तो हुआ ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन एक एग्जांपल तो हुआ कि गाड़ी चल रही है और ऐसा है कि लीकेज नहीं हो रहा है कुछ, तो बारिश इतना पड़ रहा है कि धीरे धीरे मास उसका इंक्रीज कर रहा है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है बारिश का ही, जो बारिश का बूंद गिरता है ना, कॉटन रखा होगा तो अगर कॉटन गाड़ी में रहेगा, अगर कॉटन लोडेड रहेगा, बारिश होगा तो हाँ, वो बिल्कुल। ओवरवेट हो जाएगा। ठीक है ना। एक और बेस्ट एग्जांपल, जो बारिश की बूंदें गिरती है ना, तो स्टार्टिंग में जो बारिश की बूंदें वहाँ से आई, अब क्या होता है ना कि हम लोग के एटमॉस्फेयर में बहुत सारा धूल कण है, उसको सब अपने साथ क्या करने लगती है, ऑब्जर्व करने लगती है। इससे क्या होता है, उसका मास धीरे 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 यहाँ तक पहुँचने में उसका मास क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इसके भी ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बारिश के बूंद के ऊपर। एंड देन उसके बाद हम लोग का थोड़ा सा इधर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, एडवांस मैकेनिक्स की तरफ, हल्का फुल्का टच देंगे इसका, और थोड़ा सा देंगे हम लोग रिजिड डायनामिक्स की तरफ। रिजिड डायनामिक्स में बुक हमने बताया था आप लोगों को, मोतीउर रहमान सर का बुक लेने के लिए, खरीदेंगे नहीं, ठीक है, उसका हम PDF दे देंगे आप लोग को, या फिर आप लोग को हम एक दिन बुक दे देंगे। सर एक बात बोला, आपका नोट पढ़ने के बाद ना और टाइम नहीं मिलता है सर। बहुत ज़्यादा रहता है। पढ़ने का तभी टाइम मिलेगा ना, जब कुछ में डाउट हो गया या कुछ का थियरी पढ़ना है, तभी बुक का हम लोग रेफरेंस ले पाते हैं, अदरवाइज पढ़ने का टाइम कहाँ है। सही बात है, लेकिन थोड़ा देखना चाहिए। जैसे एक टॉपिक ही हम लोग पढ़े, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी थ्योरी किया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी करने के बाद हमने क्या किया आप लोगों के लिए, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर निकाला 2024 से लेके लगभग 2017 तक जितना प्रोबेबिलिटी थ्योरी से क्वेश्चन है, ये सब हम लोग पहले खुद से करते थे। 2017 तक हमने उतना क्वेश्चन, उतना जो भी आया था प्रीवियस ईयर, वो सब डाल दिया उसमें। उसके बाद मुझे लगा कि और हमारे नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब, जैसे वो बॉल वाला जो 3 बक्सा है, इसमें से लाल निकाल के काला पीला करते रहें, वो वाला क्वेश्चन डाले। कुछ कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन डाले हैं जो ऑलरेडी सेम टू सेम हम लोग के नोट्स में वैसा ही क्वेश्चन होगा, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में था इसलिए मैंने उसको डाला है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बहुत बेसिक है, मतलब 2-3 लाइन में हो जाने वाला है। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा सोच सोच के बनाना है। अब ये जो चैप्टर हम लोग करेंगे, जैसे मान लेते हैं फ्रिक्शन आज पढ़ते हैं, मैंने तो पढ़ा दिया आप लोगों को कि कुछ क्रिप्सी नोट्स वगैरह ले लेके कुछ क्वेश्चंस वगैरह, आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा जाके उसका ये जो चीज़ होता है ना, जो ये चीज़ देता है, ये वाला चीज़ एक बार पढ़िएगा, इंट्रोडक्शन जो भी बुक का या फिर जो भी चैप्टर का,
बड़ा उसमें मतलब इंटरेस्ट फिर आने लगेगा बुक पढ़ने में। फिर एक एक चीज़ मतलब अंदर से कैसे कैसे एक एक स्टेप, बुक कोई भी बुक होता है ना, मैक्सिमम बुक बहुत बढ़िया तरीके से लिखे जाते हैं। कुछ कुछ बुक होता है जब कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर, लेकिन अभी के टाइम में जो अभी जैसे जैसे आ रहा है, जैसे जैसे मतलब रिवाइज्ड हो रहा है सारे बुक में मतलब बहुत ही बेटर तरीके से सीक्वेंस तरीके से लिखा जा रहा है। पहले हाँ कुछ बुक है जिसमें ये सब इंट्रोडक्शन वगैरह कहाँ पे यूज़ करता है, किया जाता है इसका, ये सब चीज़ें। अब मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन पढ़ेंगे और मज़ा आ जाएगा। मतलब आज थोड़ा पढ़े फ्रिक्शन का, जैसे 2-4 लाइन आज पढ़ लिए, छोड़ दिए, फिर कभी फ्रिक्शन रिवीजन वगैरह करना हुआ फिर 2-3 लाइन पढ़ लिए, फिर छोड़ दिए, तो थोड़ा सा बनेगा आइडिया। और बुक पढ़ने का बहुत फ़ायदा है। उसके बाद हम लोग को देखना है एडवांस मैकेनिक्स। थोड़ा सा इसमें एडवांस मैकेनिक्स पढ़ना है। मुझे लगता है ये 6 सेमेस्टर में रखा होगा एडवांस मैकेनिक्स को। पिछले CBCS सिस्टम में नहीं रखा, हटा दिया क्या? नहीं, एडवांस में 7 और 8 7-8 में रखा है। तो ये एडवांस मैकेनिक्स का एकदम जस्ट मतलब हम क्या बोले इंट्रो पार्ट रखा है इधर हल्का फुल्का। और रिजिड डायनामिक्स इसका भी मोटा मोटी ठीक ठाक पोर्शन है। लगभग एक फर्स्ट पिलर 3 पिलर में कोई चीज़ बांटते हैं हम, तो उसका पिलर 1 के हिसाब से इसको पिलर 1 की तरह रख सकते हैं इसको। इसके लिए एस मंडल सर का जो बुक बताए थे आप लोगों को, वही बुक पढ़ना है, एस मंडल। उसी बुक में ये मिल जाएंगे, उधर से कराएंगे। कुछ क्वेश्चंस, एक घोष मेहती सर का ब्लू कलर का बुक आता है, उनका मतलब फ्रंट पेज ये ब्लू कलर का है। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली वो कौन सा। एक और है स्टैटिक्स का बुक, ब्लू पेज, मतलब ये पूरा कवर जो होगा ब्लू होगा एकदम, घोष मेहती ही होगा कुछ ऐसा है। वो भी बुक ले लेंगे तो वो भी चलेगा, वो भी सही है। इधर का तो बात हो गई। इधर से लिए क्या करें सर? डायनामिक्स का ये पोर्शन तो जो पिछले बार आप लोग बुक लिए होंगे उसमें तो होगा। ये कौन सा बुक लिए थे? घोष चक्रवर्ती या घोष मेहती? चक्रवर्ती ना, घोष चक्रवर्ती के साथ नहीं तो मेहती के साथ मिला जाना है, कोई भी कोई घोष सर का नाम होना चाहिए, सिर्फ घोष सर का नाम नहीं होगा। नहीं, मतलब उनका नाम दमन है। हाँ हाँ, तो इधर तो मिल जाएगा ये वाला चीज़। ये वाला चीज़ के लिए जैसे अगर 6-7 में एडवांस मैकेनिक्स रखना है तो आप लोग अभी ले लीजिएगा ये बुक। एक AB गुप्ता का बुक आता है एडवांस मैकेनिक्स का, और एक और बुक है जब हम 6 में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे, वो मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं आ रहा है, 3 राइटर हैं उसके, कुमार, सोनू शर्मा ऐसे कुछ करके, लेकिन वो अभी नहीं लिखते हैं। बट ये बुक अगर आप सिर्फ ले लेते हैं तो इसका लैंग्वेज बड़ा ईजी है, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वगैरह कम है। लेकिन जो ये बुक है इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब इसके मुकाबले टफ टाइप का है, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वगैरह भी सब ठीक ठाक है। ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, मतलब CU के क्वेश्चंस में जैसे कि जैसे पहले ये एडवांस मैकेनिक्स यूज होता था मास्टर्स में, अभी ले आकर रख दिया इधर। तो ये वाला जो बुक है ना, ये मास्टर्स लेवल के ऊपर है, जो CU अभी क्वेश्चंस कर रहा है। और ये वाला बुक है, ये फिजिक्स ऑनर्स से जो लोग मैकेनिक्स लेते हैं ना, मतलब उनका मैकेनिक्स पेपर होता है, तो AB गुप्ता वाला बुक वो फिजिक्स ऑनर्स का मैकेनिक्स वाले लेवल की है। तो इधर की बात हो गई। मतलब मुझे नहीं लगता कि इधर बुक आप लोग को लेना होगा। बुक की ज़रूरत भी पड़ेगी तो हम रिकॉर्डिंग ऑन किए हैं, हम किए ना, अगर बुक की ज़रूरत पड़ेगी भी तो हम इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। रिजिड डायनामिक्स के लिए हम बोलेंगे आप लोगों को कि ले लीजिएगा मोतीउर रहमान, क्योंकि अच्छा खासा पोर्शन है इधर। मोतीउर रहमान सर का रिजिड डायनामिक्स बुक। एक और आता है जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है उनका नाम, लेकिन हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर स्टार्ट कर रहे हैं, जब इधर आएंगे तो बता देंगे आप लोगों को। अगर अभी बुक लेना चाहते हैं तो हम फिर आज मैसेज शेयर करेंगे। उस दिन लिखे थे या सिर्फ मोतीउर रहमान ही लिखे थे उस दिन बुक का? सिर्फ मोतीउर रहमान लिखे थे ना उस दिन, तब ठीक है, मोतीउर रहमान ही ले लीजिएगा, ठीक है। नहीं लेना है सर, मोतीउर रहमान ले लीजिएगा, बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बुक है वो, मास्टर्स वगैरह में भी काम आ जाएगा। कितने रुपए का है सर? कितने का है? मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं, 200-300 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा, 200-300 मैक्स टू मैक्स। हाँ, जो फिजिक्स वाले होंगे उनके घर में होगा ये बुक, फिजिक्स बैकग्राउंड वाले होंगे तो। सर वो 60 क्लास टोटल थी? टोटल नहीं, स्टैटिक्स का है ना वो, पूरे क्लास का ना। अच्छा 60 होगा तो सोचिए सेमेस्टर के पहले खत्म होगा। नहीं, वो तो लिख देता है वैसे, टोटल क्लास तो लगभग कितना दिखा देता है उधर, वो तो बड़ा बड़ा चैप्टर भी बोलता है कि 5 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो हमको लगा इसलिए दे दिया इस बार। टोटल क्लास के लिए लिखा है ना, पूरे मैकेनिक्स 2 के लिए 60 क्लास, तब था ये तब। चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग आज फ्रिक्शन वाला चैप्टर। फ्रिक्शन समझने की कोशिश करते हैं, पहले एकदम बेसिक से लेके चलेंगे।
आई होप कि मतलब क्लियर रहेगा। मतलब हम बहुत बेसिक से लेके चलेंगे, इतना बेसिक से कि 1 से नीचे भी होता है, 0, 0 से नीचे माइनस की तरफ से भी लेके आएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले जो फ्रिक्शन है ना, एक टाइप का फोर्स है। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स चलो, सर एक ऐसा चीज़ जो अगर हम किसी मतलब ऑब्जेक्ट पर अगर अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा या फिर वो object अपने motion पोजीशन कुछ चेंज करेगा, बिल्कुल। तो फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है, ठीक है ना। ये लगता कब है? जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं ना, तभी ये लगता है। जैसे ये दोनों मेरा हाथ कांटेक्ट में है आपस में। अब जब ये कोई एक, ये या फिर ये, जब आपस में मोशन करना स्टार्ट करेगा ना ये, तो एक फोर्स लगेगा जो इसको मोशन करने नहीं देगा। जो ये मोशन करने नहीं दे रहा है, जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मोशन ना करने के लिए, तो जो ये फोर्स लग रहा है, यही फोर्स हमारा फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इस बोतल को हम धक्का दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे रखते हैं इसको हम यहाँ से धक्का दे रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये जा नहीं रहा है। क्यों? कुछ ना कुछ हम लोग क्या पढ़े थे जब स्टैटिक्स पढ़े थे, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन कुछ आया था, इक्विलिब्रियम बोल के। हाँ, जो स्टार्टिंग में जब हम डेफिनेशन लिखाए थे तभी बताए थे कि कोई भी बॉडी अगर हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी कि उसका सारा का सारा फोर्स कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। जैसे इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और इसका वेट जो नीचे की तरफ लग रहा है ये नीचे गिर जाता, लेकिन हमारे हाथ से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, इसको ऊपर की तरफ खींच रख रहा है। मतलब इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और इसका वेट नीचे की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, तब जाके ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक, अब देखिए, अभी तो इसका वेट और इसका नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लिया। अभी देखिए, हम इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, आप खुद लगा के देख सकते हैं। हम यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं जा रहा है, तो अब इसको कौन बैलेंस कर रहा है? इस फोर्स को कौन, हम जो यहाँ से पुश कर रहे हैं इसको कौन बैलेंस कर रहा है? इसको ये बैलेंस कर रहा है, ये दो बॉडी हमारा कांटेक्ट में है, एक फोर्स लग रहा है इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जो ठीक मोशन के ऑपोजिट में लगता है। और जो मोशन के ऑपोजिट में फोर्स लग रहा है, जो हमारे इस मोशन को ना होने दे रहा है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर हुआ? ठीक, आप ट्राई करके देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ में। जैसे गाड़ी को हम धक्का देते हैं, हम तो फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी खड़ा रहता है। हो सकता है आप धक्का दिए और गाड़ी चल भी दे, लेकिन इतना नॉर्मल फोर्स लगा के देखिए जिससे गाड़ी ना चले, गाड़ी रुका ही रहे, तो वो फोर्स गया कहाँ? कोई ना कोई तो उसको बैलेंस कर रहा है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कि हर फोर्स कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा हो। हमारा फोर्स को हम धक्का दिए, गाड़ी को धक्का दिए, लेकिन गाड़ी आगे की तरफ गई नहीं, क्योंकि फोर्स लगाते हैं तो पोजीशन चेंज होना चाहिए था। हमने एक्स्ट्रा फोर्स दिया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसमें तो चेंजेज आना चाहिए था, लेकिन चेंजेस नहीं आया। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उसको बैलेंस कर रहा है। यानी कि हम आगे की तरफ फोर्स लगा रहे थे, पुश कर रहे थे, लेकिन फ्रिक्शन भी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, जो मेरे फोर्स को बैलेंस करके उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख रहा था। इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है ना, मोशन के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स जो लगे, ये इसका लॉ भी है, हम लोग पढ़ेंगे अभी। फ्रिक्शंस का जो 3, 4, 5 लॉ हैं उस लिखेंगे अभी, पहले समझ लेते हैं उसके बाद। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, ये फोर्स ऑलवेज मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर हम बात करें कि ये यहाँ पे देखते हैं एक और चीज़, फ्रिक्शन तरह टाइप समझ लेते हैं। फ्रिक्शन जो होता है ना, एक्चुअली 3 टाइप के फ्रिक्शन हम लोग देखेंगे, 2 तरह से इसके टाइप को डिफाइन करेंगे। एक तो इसके मोशन के हिसाब से और एक इसके लिमिटिंग के हिसाब से हम देखेंगे। एक तो होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर स्टैटिकल फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको कभी कभी, या स्टैटिक फ्रिक्शन। एक होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक होता है हमारा डायनामिकल फ्रिक्शन। और इधर हम बात करें तो एक होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। अभी जो हम एग्जांपल दिए वो स्लाइडिंग वाला एग्जांपल दिए, जैसे ये वाला स्लाइडिंग नहीं, हाँ स्लाइडिंग का दिए। जैसे ये हमारा हाथ है और ये एक मान लेते हैं कोई भी पावर बैंक है, ये कुछ भी, तो इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो स्लाइड नहीं कर रहा है। तो जो स्लाइडिंग के लिए कंट्राडिक्ट कर रहा है मोशन को, तो वो हो गया मेरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी देखिए ये वाला मार्कर को जब देख के देखिए, ये देखिए रोल नहीं कर रहा है, इस रोल कर गया, लेकिन फिर भी अब गाड़ी के चक्का को समझ लीजिएगा
गाड़ी का चक्का मतलब क्या होता है, वो रोल कर सकता है, लेकिन जो रोलिंग को कंट्राडिक्ट करे, जो रोलिंग को ना होने दे, वो क्या है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। इस कैप को अगर हम यहाँ पे खोल कर रख दें, जैसे यहाँ पे देखिए ना स्टेबल पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये रोल कर रहा है, रुक जा भाई, देखिए ये रोल ना कर रहा है, तो जो रोलिंग को ना होने दे, अच्छा थोड़ी है, मतलब हम बताना चाह रहे हैं ये चीज़, जो रोलिंग ना होने दे तो वो हमारा क्या है रोलिंग फ्रिक्शन, और जो स्लाइडिंग ना होने दे वो क्या हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो एक तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। हमारा जो मेन पार्ट है इधर वाला, इधर से क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादा चांसेस रहता है, मतलब क्वेश्चन वगैरह में ये सर वर्ड है। एक होता है हमारा स्टैटिकल फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक होता है डायनामिकल फ्रिक्शन। स्टैटिकल फ्रिक्शन क्या होता है कि बॉडी जब तक रेस्ट में रहे और जो फोर्स काम कर रहा है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं स्टैटिकल फ्रिक्शन। बॉडी मूवमेंट में आ गया फिर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे हम चल रहे हैं फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि हम अपने पैर से फोर्स लगा रहे हैं पीछे की तरफ, तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बॉडी मूवमेंट में आ गया फिर भी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो डायनामिकल फ्रिक्शन है। एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझाने के लिए एक एग्जांपल देखें, वो रोप वाला गेम खेलें आप लोग, रोप वाला गेम मतलब 4 लोग उधर रोप को पकड़ के रखते हैं, 4 लोग इधर पकड़ के रखते हैं, बीच में कुछ झंडा वगैरह कुछ लगा दिया जाता है और खींचते रहते हैं ऐसे कुछ, ठीक है ना। अब समझिएगा ध्यान से, मान लेते हैं स्टैटिकल फ्रिक्शन मैंने क्या बताया, जब तक बॉडी क्या हो रेस्ट में हो, बॉडी रेस्ट में, मैंने इस पर फोर्स लगा रहा है, इस पर फोर्स लगाया बॉडी रेस्ट में, ये स्टैटिकल फ्रिक्शन है। ये क्या है स्टैटिकल फ्रिक्शन। अब ये बॉडी मूवमेंट होने लगा, फिर भी क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है हमारा, लेकिन फोर्स हम इतना दे दिए हैं कि इससे ज़्यादा हो गया है। जैसे 10 न्यूटन का लग रहा था, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन का लग रहा था, मैंने 50 न्यूटन लगा दिया, 40 न्यूटन तो एक्स्ट्रा हो गया, तो अच्छा बॉडी मूवमेंट करेगा सामने की तरफ, 10 न्यूटन को वो बैलेंस कर रहा है, तो बैलेंस करके रखा है 5 न्यूटन तक, 7 न्यूटन तक, 8 न्यूटन तक, ये सारे के सारे क्या हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी को रेस्ट में रखा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा है, बॉडी मूवमेंट करने लगा, फ्री फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन का, अब 40 न्यूटन का हम फोर्स दिए हैं, 10 न्यूटन बैलेंस किया है, तो अब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको क्या बोलेंगे डायनामिकल फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिकल फ्रिक्शन का एकदम मिड पॉइंट है। अब क्या होगा ना, जैसे मान लेते हैं फोर्स लगा रहे हैं, 8 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, और जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो एग्जैक्ट 10 है, और हमारा जो 99.99999999 जो हो रहा है ना, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि इससे ज़्यादा अगर 1.00001 भी गया तो ये क्या हो जाएगा मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लास्ट छोड़ा एकदम, जैसे रस्सी खींच रहे हैं हम लोग दोनों तरफ से, 4 लोग उधर से खींच रहे हैं, 4 लोग इधर से खींच रहे हैं, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्टैटिक्स, खींच के चले गए पूरा उधर सामने की तरफ गिर गए एकदम जाके, तो वो क्या हो गया हमारा डायनामिकल। लेकिन एकदम लास्ट छोड़, लास्ट तक पकड़े हुए हैं, एकदम जान लगा के रखे हुए हैं कि नहीं अब नहीं छोड़ना, अब नहीं छोड़ना। जो लास्ट पोजीशन होता है ना, लगता है कि चलो अब छोड़ देते हैं, तो वो जो लास्ट पोजीशन है वो पोजीशन है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। हाँ हाँ लगा रहे हैं, स्टैटिक में कैसे रहेगा, हाँ बैलेंस कर गया है तो हाँ ठीक है, मूव कर गया, स्टार्ट कर गया, तो लास्ट पॉइंट एकदम लास्ट टू लास्ट अब बॉडी मूवमेंट करना शुरू कर देगा, वो हमारा क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ध्यान रखिएगा, जब डायनामिकल फ्रिक्शन की बात करते हैं ना तो स्टैटिकल फ्रिक्शन होता है, तो डायनामिकल फ्रिक्शन में क्या होता है, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, ठीक है ना। जब डायनामिकल फ्रिक्शन में जब बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट होता है तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मोशन आ गया ऑलरेडी, ठीक है ना। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फोर्स देते जा रहे हैं और बॉडी आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो बॉडी आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है तो जो मेरा डायनामिकल फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। स्टैटिकल फ्रिक्शन 10 न्यूटन का फोर्स था जो बॉडी को रोक सकता था, तो उससे कम में जो भी 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन जो भी फोर्स है वो सारे के सारे स्टैटिक फ्रिक्शन में हो जाएंगे। एकदम लास्ट पॉइंट है, जैसे 10 न्यूटन को रोकने के लिए था और 9.9999 एकदम लास्ट पॉइंट, क्योंकि उसके बाद अगर बढ़ाना शुरू किए तो बॉडी मूवमेंट में आ जाएगा, ये हमारा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब एक एग्जांपल, वही रोप वाला एग्जांपल रखेंगे। मान लेते हैं कि एक तरफ 5 लोग हैं, 5 लोग हट्टे कट्टे, और एक तरफ 2 लोग हैं, ठीक है। ये दोनों तरफ 5-5 लोग कर लेते हैं, दोनों तरफ से रस्सी खींचना शुरू हुआ है और एकदम बैलेंस में है, तब क्या बोलेंगे उसको बैलेंस में है। आराम से दोनों लोग खींच के रखे हुए एकदम, वो झंडा ना उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो क्या हो गया
स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, 5 लोग में से ऐसा हुआ कि 2 लोग सो गए वहीं पे, और जब वो 5 लोग तो फुल पावर से खींच रहे हैं, दोनों पावर हम सेम रखें। अब क्या हुआ, जब वो खींचे तो क्या होगा, दोनों लोग तो उधर चले जाएंगे गिरते पड़ते हुए। अब ज़रा ध्यान से सोचिएगा ना, जब वो 5 लोग सेम फोर्स से खींच रहे हैं और 2 लोग एकाएक छोड़ दिए, तो कहाँ जाएंगे वो लोग दोनों, बहुत आगे की तरफ चले जाएंगे। तो ये डिनामिकल फ्रिक्शन हुआ। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन समझना है सर, तो जब 5 लोग जब छोड़ने के बस 1 सेकंड पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब देखिए दोनों के पास सेम फोर्स है, ठीक है, दोनों के दोनों एकदम बैलेंस करके रखे हुए हैं कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे और वो भी नहीं छोड़ेंगे। लास्ट मोमेंट किसी के मन में ऐसा आएगा, अरे यार छोड़ो यार, जाने तो हारना यार, हार ही जाते हैं। तो वो जो लास्ट मोमेंट है ना, जहाँ से स्टैटिक आपका डिनामिक में चेंज होता है, वो हमारा क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हमें बताइएगा आप लोग कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसलिए हम इतना बार बार रिपीट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा स्टैटिकल फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा या डायनामिकल फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा किसका होगा, स्टैटिक का, लिमिटिंग का या फिर डायनामिकल का? किसका? स्टैटिक का कैसे होगा? स्टैटिक्स में तो आराम से है, वो लास्ट पॉइंट है फोर्स का, वो लास्ट पॉइंट है, इससे ज़्यादा के बाद वो चलाएगा डायनामिकल में, मूव करना शुरू कर देगा, वो क्या ही फोर्स लगाएगा उसके बाद। लिमिटिंग वाला वो लास्ट पॉइंट है, जब उसको अंतिम छोर तक पकड़ के रखा है, पूरा जान लगा के रखा है ना, पूरी ताकत से, और वही पॉइंट होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा, और यही हमारा सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, फोर्स है जो 2 बॉडी के कांटेक्ट में आने पे उसके मोशंस को एग्जैक्ट करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। इसको 2 तरह से, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग में मतलब ये करे, कॉन्ट्राडिक्ट करे, या फिर स्लाइडिंग ना होने दे, और या फिर रोलिंग ना होने दे, तो रोलिंग फ्रिक्शन है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिकल, लिमिटिंग और डायनामिकल। ये अभी सिर्फ 5 चीज़ें हम लोग समझे, 5 चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब कुछ लॉ हैं इसके, या फिर और कुछ पॉइंट हैं। अच्छा, इसके लॉ हैं, इसके 3-4 लॉ हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। डायनामिकल के बाद की कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस सब के ऊपर बात करेंगे। नोट लिखेंगे आप लोग? अच्छा चलिए लिख लेते हैं। लिखिए, फिर लिखेंगे तो फिर समझेंगे नहीं, और अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो कल लिखा देते हैं, और नहीं तो मतलब आज लिख 19 तारीख को या 17 तारीख को क्लास लेंगे तो हम मैसेज करेंगे खुद आप लोग, है ना। तो अगर आज आप लोग लिखना चाहेंगे तो हम लिखाएंगे, नहीं तो समझा देते हैं कुछ पोर्शन आज, क्या ऑफलाइन में थोड़ा सा समझने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें 5 लॉ है, लेकिन अभी हम लोग को समझना है सिर्फ एक लॉ, क्या, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते भी हैं, लेकिन ये लॉ है फ्रिक्शन लॉ। क्या होता है ना कि जब ये देखिए, हम इस पर लगा रहे हैं ना, तो आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन नहीं जाने दे रहे हैं। आप लोग खुद कभी ऐसे करके देखिए, अभी कुछ दूर तक रुका हुआ है, हल्का सा एक लास्ट पोजीशन आएगा, फिर सड़क से आगे की तरफ जाते हैं हम लोग, है ना। तो ये लास्ट पोजीशन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मूव कर गए उसको डायनामिकल फ्रिक्शन, और जब तक रुका हुआ था तब तक हमारा क्या है, स्टैटिकल फ्रिक्शन है। वैसे सब सेम ही लेकर रखेंगे हम लोग। हाँ, क्या बोलिए, चलिए इसके कुछ लॉ हैं जो हम लोग को समझना है। सिर्फ एक लॉ कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, वो ऑलवेज पार्टिकल जिधर मोशन करता है ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऑब्वियस की बात है, दिखता भी है हम लोग को, और हम लोग इसको नहीं, रॉफ कर्व में तो नहीं आया था ये फ्रिक्शन, कभी आया ही नहीं हम लोग को उधर, कभी ना डायनामिक्स में आया था, रेजिस्टेंस में आया था ना। हाँ, ये रेजिस्टेंस आया था मोशन के ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल। तो ये रेजिस्टेंस भी एक फ्रिक्शन फोर्स ही है हमारा, है ना। तो ये एक ही लॉ भी जानना है कि ये क्या होता है कि जिधर मोशन होगा हमारा ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग एक डायग्राम पे सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करते हैं ये कोई टेबल वगैरह है, और इस टेबल पे एक लकड़ी का कुछ मान लेते हैं रखा हुआ है, ये मान लेते हैं कि हम इस पे फोर्स लगाते हैं, इधर से फोर्स लगाए, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में होगा, ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको इधर हम लोग एफ जो लिखेंगे ना, कैपिटल एफ, इधर फ्रिक्शन फोर्स को एफ से नोट करेंगे, फोर्स को नहीं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है फ्रिक्शन। इधर गया फ्रिक्शन, आउट हो गया,
है ना। तो हम फोर्स लगा रहे हैं इसको इधर मूवमेंट करने के लिए। अच्छा एक और चीज़ ना, हम लोग का जो टॉपिक मतलब जो है ना ये स्टैटिक्स है, इसमें बॉडी हमारा मूवमेंट में नहीं आएगा, बॉडी रुका हुआ ही रहेगा। फोर्स लगाएंगे इसमें जितना चैप्टर होगा ना सब देखिएगा कि बॉडी रुका ही हुआ है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है। डायनामिक्स में हम लोग का बॉडी मूव कर रहा होता है, जैसे कोप्लेनर फोर्सेज पढ़ रहे थे, उधर भी बैलेंस हो जा रहा था सारा फोर्स, इधर भी फोर्स लगाएंगे बॉडी के ऊपर लेकिन मूव नहीं करेगा, उसको रोक लेगा कौन? फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पे हम एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, सीढ़ी ऐसे रखा हुआ है उस पर कोई चढ़ रहा है तो पीछे की तरफ फिसल नहीं जा रहा है, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उधर स्मूथ कर देते हैं, नीचे भी स्मूथ कर देते हैं, फिर चढ़ते हैं तो क्या होगा? अगर सीढ़ी लगा दिए, उधर भी स्मूथ कर दिए, इधर भी स्मूथ कर दिए और फिर चढ़ना शुरू किया तो क्या होगा? स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे हम लोग। तो यही सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इधर से या ऊपर से कितना फोर्स रखना पड़ेगा जिससे हम सीढ़ी पर आराम से चढ़ पाएँ, ठीक है ना। ये सब चीज़ देखेंगे भी। तो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इधर से, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। अच्छा ये कुछ वेट भी लग रहा होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास है इसका, तो इसका जो वेट mg w लिख लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और ये वेट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको नॉर्मल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इधर ये नॉर्मल डायरेक्शन r लग रहा है। अब कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये नॉर्मल डायरेक्शन है, दो फोर्स, एक इधर फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल डायरेक्शन। इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं हम लोग, बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं सर हम लोग। जैसे इधर होता है हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर एक्स फोर्स का कंपोनेंट है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा वाई फोर्स कंपोनेंट है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है हमारा, ये रिजल्टेंट होता है आर, ठीक है ना। और ये एंगल अगर मान लेते हैं थीटा है तो ये एक्स इज इक्वल टू हो जाता है हमारा आर कॉस थीटा और ये हो जाता है हमारा आर साइन थीटा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर हम इस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करें तो कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट होगा। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट रिएक्शन, नाम इसका रिजल्टेंट रिएक्शन है, लिखेंगे सब कुछ अभी, समझ लेते हैं आराम से। तो इसको एस से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं नॉर्मल रिजल्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना। और इसका जो रेशियो होता है एफ अपॉन आर, हाँ एफ अपॉन आर किसका रेशियो? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, एक टेबल था, फोर्स लगा रहे थे, बॉडी मूव नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके रिजल्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट रिएक्शन, रिजल्टेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक ना। और इस नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन के बीच को एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखते हैं क्या बोलते हैं। और ये जो रेशियो है फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, ये जो रेशियो हमारा आता है इसको डिनोट करते हैं म्यू से और इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सिर्फ वर्ड जान लेते हैं अभी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, समझिएगा फिर से। और कुछ इसमें छूटा होगा तो हम देख लेते हैं। क्या बताएं यहाँ पे? एक तो हमने बताया फ्रिक्शन फोर्स तो हम लोग समझ गए, लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ गए, डायनामिकल फ्रिक्शन समझ गए, स्टैटिकल फ्रिक्शन समझ गए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, क्लियर। अब हम फ्रिक्शन के कुछ और वर्ड को जानते हैं, कुछ और टर्म को जानते हैं, टर्म जानते हैं अभी सिर्फ, और इसके बारे में क्या इसका आएगा नहीं आएगा वो सब देखेंगे आगे, अभी सिर्फ टर्म जानते हैं। ये जो नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन जानते हैं हम लोग, बॉडी को अगर हम इधर मूवमेंट करना शुरू चाह रहे हैं तो अभी हमने एक लॉ बताया कि सिर्फ एक लॉ जानना है अभी, क्या कि जिधर मोशन करने का हम लोग कोशिश करेंगे ठीक उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो मोशन हम इधर कराने का कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इसको डिनोट करते हैं म्यू से। और ये जो म्यू होता है ना, ये म्यू ये किस मटेरियल का बना हुआ है मेरा, ये लकड़ी का है, ये लोहा का है, ये लोहा का है, ये भी लोहा का है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। आप लोग को याद होगा कॉलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे भी म्यू बोल के कोफिशिएंट ऑफ रेसेसिव बोलते थे हम लोग, शायद वो ई से डिनोट करते थे हम लोग। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक लिए क्या था? 1 था, और परफेक्टली मतलब इन इलास्टिक के लिए क्या था? 0 था। तो जो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना सर, ऐसे ही कुछ है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू जो है ना वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 मतलब जो हमारा ये सरफेस है वो पूरा का पूरा एकदम स्मूथ है, कंटेक्ट में ना पूरा का पूरा स्मूथ, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। और अगर ये 1 है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? परफेक्टली रफ बोल सकते हैं इसको, रफ सरफेस है हमारा ये। तो ये म्यू का वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। एक चीज़ और हमने यहाँ बताया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसको डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। और यहाँ पे अगर हम कुछ और चीज़ देखें तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू एस साइन लैम्डा कॉस लैम्डा, कॉस लैम्डा, ठीक है। और F इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट रिएक्शन था एफ आर का और एफ का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस साइन लैम्डा, क्या, ठीक है ना। अगर हम देखें इधर कि एस साइन लैम्डा अपॉन और एस कॉस लैम्डा, एस कॉस लैम्डा, क्योंकि हमें 10 लाना था इसलिए हमने इसको ऐसे करके लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले हमने इसको लिया था ना, पहले इसको लिया था, ये क्या हमारा एफ अपॉन आर, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एफ अपन आर, और एफ अपन आर का एक और नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे म्यू लिख सकते हैं। यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं इसको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन आया कि tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। क्लियर यहाँ तक? कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग अभी समझे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन, एक देखना है और कुछ होता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर बात करते हैं। हाँ बोलिए, कुछ डाउट वगैरह? नथिंग, क्लियर है? अच्छा, कोन ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन है ना हमारा, ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन है, इसको जरा ध्यान से समझिए। 3 डायग्राम में अगर इस रिजल्टेंट रिएक्शन को पकड़ के ऐसे चारों तरफ घुमा दे तो क्या बनेगा हमारा, कोन एक बनेगा ना। इसको पकड़ के अगर 3D घुमा दें हम तो एक कोन क्रिएट हो जाएगा, इसी कोन को हम लोग बोलते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन, और कुछ नहीं है, इतना ही। और फ्रिक्शन चैप्टर में एक और थ्योरम आएगा कि रफ कर्व पे कोई पार्टिकल स्लाइड करता है तो क्या कंडीशन उसका बनेगा, फोर्स कंपोनेंट कैसे कैसे ब्रेक होगा, वही थ्योरी के साथ ये मेरा फ्रिक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन होगा उसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उसमें, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, लेकिन थ्योरी इतना ही है। और एक थ्योरम और हम कराएंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तो ये क्या हमारा कोन ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम यहाँ पे इसका एक पिक्चर बना दें तो कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन R, ये हमारा फोर्स F, और ये S जिसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट रिएक्शन। इसको ऐसे कर लेते हैं ना, ये जो बन रहा है ना इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोन ऑफ फ्रिक्शन। इसको घुमा दिए चारों तरफ तो एक कोन जैसा क्रिएट हो गया, ये हमारा कोन ऑफ फ्रिक्शन है। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं, लॉ तो लिखाएंगे, वो तो लिखाना वाली चीज़ है, अभी इस एक लॉ के बारे में जानना है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बात ही कर लिए आप लोगों से, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर लिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर लिए, कोन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर लिए, इंक्लाइंड प्लेन पे और रफ प्लेन पे। अब तो लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ से शुरू करेंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लिखेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में ही लिखेंगे? नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे इसको। अगर ये डायग्राम वगैरह बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में तो सिर्फ करना ही है। नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स लेके ही होता है ना, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को लेके ही होता है, नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स, हाँ दोनों का रेशियो जो होता है ना, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, R का और F का रेशियो। ठीक, इसका कोई काम नहीं है, अभी आएगा इसका काम, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हम लोग। लेकिन कुछ टर्म जाने, क्या क्या टर्म जाने हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टर्म, एंगल ऑफ फ्रिक्शन टर्म, रिजल्टेंट रिएक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन, और फ्रिक्शन कितने टाइप, जैसे 5 टाइप बोल सकते हैं उसको, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिकल, डायनामिकल और लिमिटिंग। एक लॉ जाने हम लोग, लॉ क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन। इतना ही बस, बड़ा आसान सा चैप्टर है, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है ये। और पूरा स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन के लिए मेरे ख्याल से 2 क्लास लगना चाहिए, और वर्चुअल वर्क लंबा चलता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। फोटो खींच रहे हैं ना, हो गया। वर्चुअल वर्क और फोर्सेस इन 3D और स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल भी मतलब दम नहीं है चैप्टर में,
2, 3, 4 क्लास करके एक एक टॉपिक हमारा लोग का ख़त्म होगा। वर्चुअल वर्क लंबा चलेगा क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट करना के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो हम लोग जब पिलर 1 उधर का ख़त्म होगा तब तक हम लोग शायद लग रहा है कि इधर 2 चैप्टर निपटा चुके होंगे। किसका पिलर है? ये पेज पकड़िए, किसका है? आप ही लोग दिए थे ना, आपका है क्या? अच्छा तो ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट संडे क्या बोले? क्या नेक्स्ट संडे हम लोग का, नेक्स्ट संडे तो छुट्टी का टाइम नहीं है। काम करिए ना, सर लिख दीजिए, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। क्या लिख दे? सर प्रॉब्लम निकालो। नेक्स्ट संडे टेस्ट, नेक्स्ट संडे का टेस्ट ना, नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे का डेट क्या हो रहा है? 22 हाँ 22 होगा। 22, 8 ना 9? 9 22 नहीं, 20 वही तो बोल रहे हैं। एक बार चेक कर लीजिए ना कैलेंडर पर, सर चेक कर लिए ना। 21 और टेस्ट क्या रहेगा हम लोग का? प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स रहेगा। प्रोबेबिलिटी हम पेपर का नाम बोल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हाँ, थ्योरी एक ही चैप्टर है हमारा, तो इसको बढ़िया से आप लोग प्रिपेयर करके दीजिए। इधर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत करना है, हम तो ऐसे ही करा चुके हैं बहुत सारा आप लोगों को। अच्छा, वो करने से हो जाएगा। वो करने से हो जाएगा, इसके बाहर एक भी कुछ नहीं देखना है, क्योंकि नया क्वेश्चन देखने दिमाग में कुछ नहीं नया देखना है। सिर्फ ये चार लाइट बहुत आ रहा है, इसको बंद कर दिया जाए ना।